Hello and welcome all of you. Today's session is going to be a very fantastic session. आज हम लोग as planned, as decided बहुत सारे MCQs करेंगे. इतने सारे MCQs करेंगे कि बस MCQs में कोई भी हम लोग स्टोन अनटर्न्ड ना रखें, ताकि एग्जाम में हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, प्लस हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए गाइस. एक बुक मैं लिख रहा हूं विच इज ओनली अ एमसीक्यू बुक. थोड़े दिन में इट विल हिट द मार्केट. आप लोग को भी प्रोवाइड कर दी जाएगी. अप्रोक्सीमेटली 5 से 10,000 एमसीक्यूज एक किताब में होंगे, सो विच विल बी अ बून फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो फ्यू एमसीक्यूज मैं आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए. और जब एमसीक्यूज हम लोग साथ करेंगे, यानी कि आप ये सोच के चलिए मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और एमसीक्यूज, तो खूब जमेगा रंग. ठीक है ना. डोंट वरी, मैं किसी ऐड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल अपने क्लास की बात कर रहा हूं. रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज. लगभग सभी तरीके के क्वेश्चंस मैं आज चूज करूंगा, चाहे वो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, या फिर हमारी वो एक्रूड इनकम, रिसीव्ड इनकम और इनकम की टैक्सेबिलिटी हो विद रिलेशन टू रेजिडेंशियल स्टेटस. I have tried to touch every niche and corner of this chapter in today's session. किसी कारणवश अगर मान लीजिए हमारे सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे तो एक सेशन हम लोग इसका और रख लेंगे, बट दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ योर एंड माइंड. तो आइए अपनी केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ एमसीक्यूज टेकअप करें. गाइज, एमसीक्यूज को करने का एक बहुत अच्छा फंडा होता है. एमसीक्यूज को करने का एक बहुत अच्छा फंडा होता है कि एमसीक्यूज को पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को एनालाइज कर लीजिए. एनालाइज करने के बाद अपने मन से राइट आंसर ढूंढिए कि मेरे हिसाब से राइट आंसर क्या होगा. आप ये ऑप्शन ही मत देखिए कि हमको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. आपका ढूंढा हुआ आंसर अगर कहीं नीचे मैच कर रहा है तो डेफिनेटली इट इज अवर फर्स्ट चॉइस. और अगर मान लीजिए मेरा सोचा हुआ आंसर 1 2 3 या 4 ए बी सी डी में से कोई एक है, तो उसमें हम डेफिनेटली एक मार्किंग कर लेंगे, डॉट लगा लेंगे, हाँ ये ठीक लग रहा है. लेकिन चुपचाप उसको मार्क करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे. हम बाकी 3 ऑप्शंस को देखेंगे, ए बी सी डी सभी ऑप्शंस को देखेंगे. फॉर एग्जांपल हमें सी सही लग रहा है तो हम ए बी और डी भी देखेंगे. कहीं कोई ह्यूमन एरर ना हो गई हो हमसे, और हो सकता है ए बी और डी में बेटर ऑप्शन दिया हो. एमसीक्यू में जरूरी नहीं है, एमसीक्यू में जरूरी नहीं है कि 4 में से एक आंसर सही होगा. इट माइट बी पॉसिबल कि 4 में से 2 आंसर सही हो, 4 में से 3 आंसर सही हो, 4 में से चारों आंसर सही हो. यू हैव टू चूज द बेस्ट आंसर गाइस. ठीक है. कुछ प्लेन एमसीक्यूज होते हैं जिनमें एक ही आंसर सही होता है, खट से हम उसे मार्क कर देते हैं. बट कुछ एमसीक्यूज कंफ्यूजिंग होते हैं. ए और सी दोनों सही लग रहे हैं, और एक्चुअली ए और सी दोनों सही होते भी हैं. ए थोड़ा कम सही है, सी थोड़ा ज्यादा सही है, तो हम उसमें सी मार्क करेंगे गाइज. तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करना भी एक कला है. इनिशियल लेवल पे खटखट 2 4 5 क्वेश्चंस करना बहुत इजी होता है, बट एमसीक्यू में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही करने के लिए यू नीड टू बी नेक्स्ट टू बी अ जेम्स बॉन्ड. बात समझ रहे हैं ना. तो यानी कि आपको बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा कि हमें 100 में से 100 एमसीक्यूज सही करने हैं. अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 में से 70% एमसीक्यूज आप सही कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 40-50 एमसीक्यूज तो बिल्कुल क्लियर कट फ्रॉम द बुक होते हैं, उसमें अकल ही नहीं चलनी है. अगले 20-30 एमसीक्यूज और नेक्स्ट लेवल के होते हैं, और जो 70 के बियॉन्ड एमसीक्यूज होते हैं वो केवल मास्टर्स ही कर सकते हैं. और हम लोगों को आज अपने आप को मास्टर लेवल से भी ऊपर उठा देना है कि एमसीक्यू अगर हमारे सामने आया है तो हमें उसका सही जवाब देना है. सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है. प्रैक्टिस सेशन का मतलब आप बुक अपने सामने खोल लीजिए, रजिस्टर अपने सामने रख लीजिए, कैलकुलेटर अपने सामने रख लीजिए, राइटिंग मटेरियल अपने सामने रख लीजिए. एमसीक्यू आपके सामने होगा, आपको आंसर देना है, सही आंसर देना है बाय यूजिंग ऑल टूल्स एंड मेथड्स. आप अपने दिमाग से आंसर दीजिए, आप डिस्कशन करके आंसर दीजिए, आप किताब रेफर करके आंसर दीजिए, आप गूगल को देख के आंसर करिए, वट एवर आप करिए, लेकिन मुझको सही आंसर चाहिए. तो आज का अपना सेशन स्पीड सेशन नहीं है, आज का अपना सेशन स्पीड सेशन नहीं है, बल्कि आज का अपना सेशन है कि किसी भी तरीके से सही आंसर तक पहुंचना है हम लोगों को. इज इट फाइन? और टाइम भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. 1 मिनट में एमसीक्यू करना होता है, हम 2 मिनट में करेंगे.
हम 4 मिनट में करेंगे लेकिन हम सही आंसर तक पहुंचेंगे। तो आज का हमारा सेशन प्रैक्टिस सेशन है और एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन को हमें जीना है, एक एक क्वेश्चन की एक एक लाइन को हमें जीना है, सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है। इज दैट फाइन? आइए फ्रेंड्स प्रोसीड करते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 2 में और एमसीक्यू सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। चैप्टर का नाम है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस चैप्टर के हम लोग सारे क्वेश्चंस करने चले जाएंगे। अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, सभी क्वेश्चंस हम लोग टेकअप करेंगे गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। Question number 1, let's start everyone. If Anirudh has stayed in India in previous year 1819, देखिए गाइस रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं साल दर साल। अगर आपको ईयर 16-17 का डेटा दिया है और रेजिडेंशियल स्टेटस 18-19 का पूछा है तो आप ये मत सोचिए क्वेश्चन पुराना है। ईयर 2020-21 का डेटा दिया है और रेजिडेंशियल स्टेटस 21-22 का पूछा है तो ये मत सोच लेना फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है। गाइस क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही होनी चाहिए और आपके कैलकुलेशन सही होने चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस में फिलहाल कोई बहुत मेजर अपडेशन नहीं है। तो रूल्स आर सेम। If Anirudh has stayed in India in previous year 2018-19 for 181 days, 182 रूल होता है, 181 जानबूझ के फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ही इज नॉन रेजिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर, एंड ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 365 डेज आउट ऑफ 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द previous year, and 420 days in all in 7 years immediately preceding the current previous year. His residential status for assessment year 1920 will be, assessment year 1920 का मतलब हो गया उसकी लिविंग देखनी है हमको 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में हमको उसकी लिविंग देखनी है। इज दैट फाइन? तो ये जो हमें उसकी लिविंग देखनी है, तो सबसे पहले देख लें हम लोग 1/4/18, अनिरुद्ध है स्टेड इन इंडियन 18-19, तो 1/4/18 से 31 मार्च 19 में वो 181 डेज रहा है, यानी कि पहली बेसिक कंडीशन पूरी उसने नहीं करी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक और तरीका निकालते हैं और बेसिक कंडीशन पहली वाली उसने पूरी नहीं करी। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है, 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, तो 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर तो रहा है, एंड 365 डेज आउट ऑफ 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो भी रहा है, यानी कि सेकंड बेसिक कंडीशन उसने पूरी कर ली है। ठीक है, तो रेसिडेंट तो हो गया। अब एडिशनल कंडीशंस में आ जाएं। एडिशनल कंडीशंस में कह रहा है कि 18-19 प्रीवियस ईयर के पहले ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन 2 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, तो कह रहे हैं 9 आउट ऑफ 10 इयर्स में वो नॉन रेजिडेंट रहा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर, यानी कि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 उसने पूरी नहीं करी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 उसने पूरी नहीं करी, तो यहीं पे हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर हो जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर हो जाता है कि वो है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमने इसका आंसर लिख लिया नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मैंने यहां पे भी यही लिखा था रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हमको फिलहाल वो नॉट ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन हम फिर से एक बार उसकी सेकंड एडिशनल कंडीशन और देख लें। सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, पिछले 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए, तो 7 साल में कितने दिन रह रहा है, 7 साल में 420 दिन रह रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन को और टफ करने के लिए इनको 720 को क्या कर देना चाहिए पता है, इनको 720 की बजाय यहाँ 730 कर देना चाहिए था। ध्यान से देखिए, 720 की बजाय 730 कर देना चाहिए था। बच्चा कंफ्यूज हो जाता। बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता, वो कह देता भाई जो सेकंड एडिशनल कंडीशन है वो तो पूरी हो रही है, तो और उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट लिखने में थोड़ा ताकत लगानी पड़ती। लेकिन गाइज पहली एडिशनल कंडीशन अगर पूरी नहीं है, यानी कि इस पूरे केस में इस बंदे ने क्या किया है, इस पूरे केस में इस बंदे ने सिर्फ एक बेसिक कंडीशन पूरी करी है और कुछ भी पूरा नहीं किया है, तो उसका आंसर क्या हो गया, उसका आंसर हो गया गाइज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसका आंसर बी हो गया, उसका आंसर बी हो गया है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। स्टडी करिए क्वेश्चन को प्लीज। आई थिंक इज क्लियर। इसी तरीके से गाइस क्वेश्चन को करना है हमको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
Raman was employed in Hindustan Lever Limited. Raman was employed in Hindustan Lever Limited. He received a salary at INR 40,000 per month from 1/4/2018 से लेके 27/9/2018 तक. He resigned and left for Dubai for the first time on 1/10/2018 and got a salary of rupee equivalent to 80,000 per month from 1/10/18 to 31 मार्च 2019. इसको आप डेट लिख ले लीजिए, इस तरीके से डॉट हो जाए. From 1/10/18 to 31 मार्च 2019. His salary for October to December was credited in his Dubai bank account. 1/10 को वो दुबई गया है गाइस, ठीक है ना. His salary for October to December was credited in Dubai bank account and the salary for January to March was credited in Bombay account directly. तो ये received in India हो गया, RECEIVED. He is liable to tax in respect of income received in India from Hindustan Lever Limited. भाई हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से जो इंडिया में पैसा आया वो तो टैक्सेबल होगा. यस. इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन दुबई, नो. दुबई वाली इनकम टैक्सेबल क्यों होगी? टेक्निकली देखिए, अर्नड इन दुबई, रिसीव्ड इन दुबई, कंट्रोल्ड इन दुबई. टैक्सेबल हो जाती है गाइस, टैक्सेबल हो जाती है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए. तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसका स्टेटस क्या है. सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसका स्टेटस क्या है. तो ही रिसीव्ड 1/4/18 से लेके 27/9/18 तक वो इंडिया में रहा है. तो 1/4/18 से लेके 27/9/18 कौन सी ईयर की बात हो रही है? ईयर क्लियर नहीं किया है ना? ठीक है, एक ही ईयर है, 18-19. प्रीवियस ईयर 18-19 की बात हो रही है. ये है प्रीवियस ईयर 18-19, यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20. ठीक है ना? तो इनकम रिसीव्ड, अच्छा वो इंडिया में कब से कब तक रहा है? 1/4/18 से लेके 27/9/2018 तक इंडिया में रहा है. तो 60 डेज तो हो गए. उसके पहले वो इंडिया में लगातार रहा है. हाँ रहा है, तो बेसिक कंडीशन तो उसकी पूरी हो गई. एडिशनल कंडीशंस भी पूरी हो गई क्योंकि वो शुरू से हिंदुस्तान लीवर में रह रहा है. तो पहली बात तो वो क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था, तो इसमें वो क्या हो गया? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ये उसका रेजिडेंशियल स्टेटस है. तो ऐसे केसेस में गाइज, ऐसे केसेस में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, तो अगर मान लीजिए उसने इनकम दुबई में रिसीव करी है और कमाई भी वहां है, ठीक है ना, और बिजनेस कंट्रोल भी दुबई से हो रहा है, तो भी हमारा क्लॉज नंबर 4 लग जाएगा. याद करिए, क्लॉज नंबर 1 क्या था? इनकम रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया. क्लॉज नंबर 2 क्या था? इनकम accrued and deemed to be accrued in India. Clause number 3 क्या था? Income received and accrued both outside India but it is controlled from India. उसमें रेजिडेंट में टैक्स लग जाता था. फिर इनकम रिसीव्ड एंड accrued both outside India and business is also controlled outside India and business is also controlled outside India. उस केस में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्स लग जाता था, और ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. यानी कि इस केस में इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन दुबई दोनों ही टैक्सेबल हो जाएंगे. तीसरा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर एंड इनकम डायरेक्टली क्रेडिटेड इन इंडिया टैक्सेबल है. हाँ है. इनकम रिसीव्ड इन दुबई टैक्सेबल है. हाँ है. देखिए चारों आंसर सही हैं, इसमें चारों आंसर सही हैं, लेकिन बेस्ट आंसर जो ओवरऑल चीजों को रिकॉग्नाइज करे हुए गाइस वो है सारी इनकम इसकी टैक्सेबल है, चाहे वो इंडिया में रिसीव हो रही हो चाहे वो दुबई में रिसीव हो रही हो. तो ए सी एंड डी ये सबसेट है बी के. बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है. ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन ए बी सी डी चारों सही हैं, लेकिन चारों आंसर को अपने अंदर समाये हुए है बी आंसर, यानी कि बी आंसर इज द सुपरसेट एंड ए सी डी आर द सबसेट ऑफ बी. इसलिए बी आंसर हम लोग टिक करेंगे. देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया. वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. ए आंसर अगर आपने जल्दीबाजी में ए देखा होता और टिक करके आ गए होते, बी सी डी भी सही है, बी भी सही निकला, सी भी सही निकला, डी भी सही निकला, चारों आंसर सही हैं. बट ओवरऑल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया एंड इन दुबई बोथ विल बी टैक्सेबल बिकॉज दिस पर्सन इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन. इसने आपका रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेक कर लिया
और इसने आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी चेक कर लिया। दोनों चीजें इस क्वेश्चन ने आपकी चेक कर ली। सो द राइट आंसर इज बी। इज दैट फाइन? वेट करने की नीड है कि क्लियर हो गया क्वेश्चन? आई थिंक हो गया क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया कि हमने पहले डेट्स पे ध्यान दिया, डेट्स पे ध्यान देने के बाद वो कब आया कब गया उस पर ध्यान दिया, और उसके बाद हमने यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल लिया कि ये हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है, और रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद हम लोगों ने ABCD क्वेश्चन कर डाला। इज दैट फाइन? वी प्रोसीड फर्दर नाउ गाइस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। रुक जाओ। ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद येट अनदर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस में बिल्कुल दिमाग सही हो गया हम लोग का, ठीक है। सोचो जरा, अगर ऐसे 20 क्वेश्चंस कर डाले और ऐसे 50 क्वेश्चंस कर डाले तो इस चैप्टर के आप चैंपियन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट टू डिटरमाइन वेदर इंडिविजुअल इज रेसिडेंट और नॉट। How many conditions should be fulfilled by individual in order to be called resident? Oh my god, that was a lollipop. Any one of the basic condition is to be fulfilled. कोई एक कंडीशन फुलफिल है तो ये तो मैं टाइम ही नहीं लूंगा कराने में, बहुत ही ईजी हो गया। बोथ इज रॉन्ग आंसर। फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन, रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस आर करेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू बी कंसिडर्ड इन रेजिडेंट इन इंडिया? ठीक है, तो ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 180 डेज और मोर। 180, अच्छा जल्दीबाजी में को हाँ कर दो, जल्दीबाजी में हाँ कर दो, लेकिन ये गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि 180 नहीं 182 है। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर और थ्रू 65 डेज इन लास्ट, ये 265, ये भी गलत हो गए, दोनों गलत हैं। सिंस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, 1 करेक्ट 2 करेक्ट, नीदर 1 and नीदर 2 करेक्ट। इसका मतलब हमारा 4 का सही आंसर हो गया नीदर 1 and नीदर 2। अच्छे से ना पढ़ो तो अभी पता चला बोथ 1 and 2 करेक्ट करके चले आओ। एक एक शब्द की गलती है बस, यहाँ पे 2 नहीं लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 नहीं लिखा। देख रहे हो, ये बड़े ही विजनरी लोग हैं जो लोग ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं। दीज आर वेरी वेरी विजनरी पीपल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फैसिलिटी टू सब्सटीट्यूट पीरियड ऑफ 182 डेज इन सेकेंड बेसिक कंडीशन। यस, बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। सब्सटीट्यूट याद करिए, ये मैंने 2 बार पढ़ाया था, आपको इंपॉर्टेंट किया था, और मैंने एक वर्ड यूज किया था, द पीरियड ऑफ 60 डेज इज सब्सटीट्यूटेड बाय 182 डेज। तो सब्सटीट्यूटेड वर्ड मैंने क्लासरूम में बोला है और वही सब्सटीट्यूटेड वर्ड देखिए एग्जाम में आया। सेकेंड बेसिक कंडीशन, इंस्टेड ऑफ 60 डेज इज अवेलेबल टू डैश हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। अरे ये तो बहुत ईजी हो गया। A facility to substitute period of 182 days in second basic condition instead of 60 days is available to dash who leaves India। इंडिया से जा रहा है तो डेफिनेटली इंडियन सिटीजन हमारे लिए सही आंसर है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी तो था सेकंड कंडीशन में, लेकिन इंडियन ओरिजिन उसके लिए था जो इंडिया आ रहा था, हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। तो बी आंसर गलत हो जाएगा। बी गलत हो गया तो बोथ ए एंड बी भी गलत हो गया, और ए सही है इसलिए ये भी गलत हो गया। इसलिए राइट आंसर इज ए, इंडियन सिटीजन। 5 का आंसर ए सही है। इज दैट फाइन? आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक लेवल और एडवांस लेवल पे जाते हैं। वी प्रोसीड टुवर्ड्स अ कपल ऑफ क्वेश्चंस मोर। मूविंग टुवर्ड्स सम अदर क्वेश्चंस, थोड़ा HUF का देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस HUF इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया? HUF रेसिडेंट कब कहलाई जाएगी? तो देखिए गाइस, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क कर लिया कि रेसिडेंट कब कहलाई जाएगी HUF। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली सिचुएटेड इन इंडिया। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, होली सिचुएटेड इन इंडिया, होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। तो एक्चुअली गाइस आंसर तो यही था कि HUF को रेजिडेंट तभी माना जाएगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली और होली इन इंडिया। तो देखिए, होली तो गलत हो गया, होली आउटसाइड भी गलत हो गया। अगर पार्टली इंडिया में है और पार्टली से भी ज्यादा इंडिया में है, या होली इंडिया में है, तो काम बन जाएगा। तो अभी अपने को 3 आंसर सही लग रहा है, ठीक है ना। तो आइए जरा देखें एक बार इसके क्या ऑप्शंस हैं। 1 2, तो देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। 1 2 3 था, ए 1 और 2 तो ये गलत हो गया, 2 और 3 ये भी गलत हो गया,
1 और 3, 1 और 3, 1 तो गलत था, केवल 3 सही था, तो इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब जो ये एबीसी दिए हैं ये तीनों सही नहीं है, ठीक है ना, ये तीनों सही नहीं है। हमारा आंसर केवल 3 सही था। व्हाट वाज द राइट आंसर? ओनली 3। क्लियर हो गया? ट्रिकी क्वेश्चन था, दैट वाज गुड। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, in order to determine whether HUF is not ordinary resident, कैसे डिटरमाइन करें कि HUF क्या है? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। Additional conditions have to be checked for all adult male members of the family. adult male members नहीं, केवल कर्ता के लिए चेक करते हैं, तो ये ए गलत हो गई, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी पूछ रहा है, ऑर्डिनरी के बाद क्या पूछ रहा है? नॉट ऑर्डिनरी। Additional conditions have to be checked for karta of the family. Yes. HUF can never be not ordinary resident, hence there is no need. ऐसा थोड़ी है, not ordinary हो जाती है अगर कर्ता की additional conditions एक भी नहीं पूरी है या एक ही पूरी है तो वो not ordinary हो जाती है, none of the above। तो ये भी गलत हो गया। तो right answer is 2 का B। This is the right answer. Fine. Enjoying? Let's proceed further. Rafiq is a citizen of Bangladesh. His grandmother was born in Dhaka. अब मजा आएगी। ग्रैंड मदर अगर ढाका में पैदा हुई हैं तो इसका मतलब रफीक हो गया इंडियन ओरिजिन का बंदा। और 1940 का मतलब हो गया इंडिपेंडेंस से पहले, तो रफीक इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, IO, ठीक है। फिर रफीक केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1981 ऑन 5/10/2018। 5/10/2018 को इंडिया पहली बार आया है। फॉर विजिट, विजिट के लिए आया है। 190 डेज के लिए आया है। मिस्टर रफीक विल बी अ नॉन रेसिडेंट, अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड अ रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 1819। रूल क्या है? इफ अ पर्सन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया देन ही हैज टू बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो 5/10/2018 को वो 190 दिन के लिए आया है। तो 5/10/2018 में वो कितने दिन रहा है हमने को ये देखना पड़ेगा। कैलकुलेटर फ्रेंड्स, 5/10/18 का मतलब क्या हो गया? 5/10/18, देखिए कितनी अच्छी बात है, यहां पे हमारे सामने डेटा दी हुई है। तो 5/10/18 को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर यानी कि 31 का महीना है, और 5 तारीख को वो आ गया, यानी कि 4 तक वो इंडिया नहीं आया। तो 31 - 4 27, 27 दिन अक्टूबर के, प्लस नवंबर के 30 दिन, प्लस दिसंबर के 31 डेज, प्लस जनवरी के 31 डेज, प्लस फेब के 28 डेज, प्लस मार्च के 31 डेज। तो वो 178 डेज इंडिया में रहा है। वाओ! यानी कि गाइस अगर जल्दीबाजी में 190 देख के आंसर दे दिए होते तो नंबर कट आता। वो 182 दिन से ज्यादा आया है, हम मान रहे हैं, लेकिन इस साल कितने दिन रहा है, यानी कि जो हमारा अप्रैल से मार्च का ईयर होता है उसमें वो कितने दिन रहा है? कैलकुलेटर में क्या लिख के आया था? 178 डेज रहा है। तो वो 178 डेज रहा है, यानी कि उसने कंडीशन पूरी नहीं करी है, इसलिए वो नो मार्क्स फॉर गेसिंग ना। अब तो इजी हो गया है, नॉन रेसिडेंट है। देखिए पहली बार में आप सब रेसिडेंट बोल रहे थे, देखा, ये है एमसीक्यू का कमाल। पहली बार में आप सब रेसिडेंट बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली ये नॉन रेसिडेंट है, एक्चुअली ये नॉन रेसिडेंट है। आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हेड ऑफिस ऑफ NSZ HUF is situated in Singapore since 1980. The family is managed by N, who is resident in India in only 7 out of 10 years preceding the previous year 1819. Determine the residential status of HUF if the entire family business is controlled from Singapore. अरे यार,
इंटायर फैमिली बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम सिंगापुर, यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है, तो ये सब डेटा हमारे लिए बेकार हो गया, किसी काम का नहीं ये सब डेटा। हम सीधे क्या हो गए, हम सीधे नॉन रेसिडेंट हो गए, हम सीधे क्या हो गए, नॉन रेसिडेंट हो गए। दैट वॉज अगेन ईजी स्टफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5। हेड ऑफिस ऑफ NSZ-HUF इज सिचुएटेड इन सिंगापुर, हेड ऑफिस सिंगापुर में है। Since 1980, the family is managed by N, who is resident in India in 7 out of 10 years, preceding the previous year 1819. Determines the residential status of HUF if the entire family business is controlled partly from Singapore and partly from India. अब सुनो भाई, ऐसा है partly हो गया तो इसका मतलब ये रेसिडेंट हो गई, ठीक है। रेसिडेंट के बाद ये बेसिक कंडीशन से रेजिडेंट हो गई। अब एडिशनल कंडीशन से हम लोग को पता लगाना है कि ये क्या है। तो कह रहे हैं द फैमिली इज मैनेज बाय एन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इन ओनली 7 आउट ऑफ 10 ईयर्स। एक्चुअली उसको तो केवल 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स होना था। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब अगर मान लीजिए वो 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स रेजिडेंट हैं, 7 आउट ऑफ 10 ईयर्स रेजिडेंट हैं, तो इससे ये तो क्लियर हो रहा है, इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि उन्होंने एडिशनल कंडीशन नंबर 2 होती हैं, एडिशनल कंडीशन नंबर 1, एडिशनल कंडीशन नंबर 2। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 तो पूरी करते हुए वो दिख रहे हैं, लेकिन एडिशनल कंडीशन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन साइलेंट है। लेकिन क्योंकि वो 10 में से 7 साल रेजिडेंट हैं, और रेजिडेंट होने के लिए, ध्यान सुनिए, रेजिडेंट होने के लिए 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर रहना होता है, या 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर रहना होता है, और 365 डेज आउट ऑफ 4 ईयर्स रहना होता है। 8 साल में 365 टूजा 730 हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ जाए। अगर 60 डेज अगर हर साल भी रह रहा है वो बंदा, तो 7 साल में 7 6 42 डेज ही रहेगा। तो क्लियर कट ये नहीं समझ में आ रहा है कि कंडीशन 2 पूरी है कि नहीं, लेकिन फीलिंग क्वेश्चन की यही है कि कंडीशन 2 पूरी होगी। तो आइए जरा इसका एक बार सोल्यूशन देखें। तो गाइस इसके सोल्यूशन में हम लोगों ने जो 4 ऑप्शंस आए, रेसिडेंट, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। अब देखिए, रेसिडेंट तो वो है, क्लियर हो गया। नॉन रेसिडेंट वो नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। अब क्योंकि फीलिंग यही आ रही थी कि 10 में से 7 साल रह रहा है, तो एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, कि हम मान के चल रहे हैं कि उसकी दोनों बेसिक कंडीशन पूरी हैं, और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हम लोग नहीं मार्क कर रहे हैं, क्योंकि 7 साल रह रहा है, 7 साल रेसिडेंट है, यानी कि 7 साल में उसने कोई ना कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करी है। या तो उसने बेसिक कंडीशन पूरी करी है 365 वाली, सॉरी 182 वाली, या बेसिक कंडीशन उसने पूरी करी है 60 डेज वाली और 365 वाली। और कोई भी कॉम्बिनेशन आप बैठा लीजिए, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा लीजिए। अगर आप इमीडिएट 3 साल उसको नॉन रेजिडेंट भी मानते हैं, इमीडिएट 3 साल उसको नॉन रेजिडेंट भी मानते हैं, तो चौथे साल की रेजिडेंसी से ही क्लियर हो जाएगा कि उसकी एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है। 730 डेज 7 साल में हो ही जाएंगे, 730 डेज 7 साल में हो ही जाएंगे। तो फीलिंग के हिसाब से हम लोग उसको रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फर्म एंड एसोसिएशंस के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, अ पार्टनरशिप फर्म इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। पार्टनरशिप फर्म को रेजिडेंट कब कहा जाता है? इफ बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, पहली बात तो 182 डेज वाला कोई क्लॉज कंट्रोलिंग में होता नहीं है। बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज और मोर एंड ऑल पार्टनर्स आर इन इंडिया फॉर मोर देन 365 डेज, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, ठीक है ना। ऐसे हमारे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ हिज अफेयर्स इज सिचुएटेड पार्टली इन इंडिया, यस ये सही लग रहा है, फिलहाल सी सही है। डी, इफ ऑल द पार्टनर्स फुलफिल द बोर्ड बेसिक कंडीशन, ये भी गलत होगा। तो गाइस बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए, लॉलीपॉप है सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, कंपनी को रेजिडेंट कब कहा जाता है? अ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट इज इंडियन कंपनी, अगर वो इंडियन कंपनी है तो उसे रेजिडेंट कहते हैं, हाँ ठीक है कहते हैं। इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, पोयम याद आ गया, पोयम याद आ गया ना।
इन दैट ईयर इज इन इंडिया, यस, ये भी सही है, दोनों सही है। तो कह रहे हैं 1 and 2 1 ओनली, नो, 2 ओनली, नो, बोथ 1 and 2, बोथ नहीं, बोथ नहीं होता है, ईदर होता है, यस। कोई भी एक कंडीशन अगर आपने पूरी कर ली है, या तो 1 या 2, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो आपकी कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगी। तो 2 का आंसर क्या हो गया? 2 का आंसर हो गया डी। 3 में आ जाइए। एक्स एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म। एक्स वाई एंड कंपनी क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है। क्या कर रही है? consisting of 3 partners X, Y and Z. All the partners equally control the business of the firm. X resides in Pune while Y and Z reside in New York. During the year 1819, Y and Z do not come into India even for a single day for assessment year 1920. The X, Y, Z and company is, भाई देखिए ऐसा है, एक पार्टनर इनका फुल टाइम इंडिया में रह रहा है, एक पार्टनर इनका फुल टाइम इंडिया में रह रहा है, यानी कि पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो गई। और अगर पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो गई तो वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? वो पार्टनरशिप फर्म हमारे लिए रेसिडेंट हो गई। वो पार्टनरशिप फर्म हमारे लिए क्या हो गई? रेसिडेंट हो गई। क्लियर? आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज में अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 1819 इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, आई थिंक यस। ड्यूरिंग द ईयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया है अगर, डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये कोई पॉइंट नहीं आया। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था बट ये कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं। ड्यूरिंग द ईयर इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, फिर से पोएम आ गया और ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया कि बोथ ए एंड सी हमारे ऑप्शंस हैं। तो फर्म का और कंपनी का आंसर एक जैसा हो गया, क्वेश्चन भी एक जैसे हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। आर लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हुज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। एक इंडियन कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया, ओ सॉरी आउटसाइड इंडिया, भाई की पॉइंट। आर लिमिटेड शैल बी, क्योंकि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। लेकिन ओ माय गॉड, कितना ट्विस्ट करते हैं भाई, इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो पोएम कहीं पे भी हो, आपका प्लूटो में पोएम हो, आप रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएंगे, ठीक है, नॉन रेजिडेंट नहीं होंगे, नॉट ऑर्डिनरी भी नहीं होंगे। अच्छा, वैसे भी एक चीज और ध्यान रखिएगा गाइस, कंपनी के केस में वी हैव ओनली 2 स्टेटस, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बस 2 ही स्टेटस होते हैं। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी कंपनी के केस में होता ही नहीं है, ध्यान दिया कभी? हाँ, ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ में होता है, ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आइए करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी है मतलब एक्रूड इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया मतलब टैक्सेबल इन इंडिया। तो कह रहे हैं इज टैक्सेबल इन केस ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ओनली, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। अरे यार, जब एक्रूड इन इंडिया है तो सभी में टैक्सेबल होगा, कोई अकल लगाने की नीड ही नहीं है, ठीक है ना भाई। इंडियन कंपनी हो गई ना। अब देखो फंसाते कैसे हैं, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया सुनते ही तुम्हें लगता है कि भैया पता नहीं क्या हो गया, लेकिन एक वर्ड इन्होंने लिख दिया था कि भाई इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी का मतलब हो गया कि उसकी सारी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सी कंपनी इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएगी। एंड इंडियन कंपनी हैविंग बिजनेस सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट होगी, ठीक है, रेसिडेंट है ये। अ फॉरेन कंपनी हैविंग इज इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, ये भी रेसिडेंट होगी, क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। अ सब्सिडरी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया हैविंग, अरे खत्म, हम पढ़ेंगे नहीं आगे, जाओ, हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ भी लिखाओ ब्रह्मांड की चीज, ये इंडियन कंपनी है क्योंकि रजिस्टर्ड इन इंडिया है कंपनीज एक्ट के तहत। हैविंग इज होल्डिंग कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, फुल्ली कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया 20 बार लिख दो, लेकिन क्योंकि ये रजिस्टर्ड इन इंडिया है इसलिए ये रेसिडेंट हो गई। यानी कि गाइज तीनों कंपनियां अपनी रेसिडेंट हो गई। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, 1 ओनली नहीं, 2 ओनली नहीं, 2 and 2 ओनली थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप 1 and 2 ओनली कर लीजिए।
3 only नहीं, D1, 2 and 3, yes, all 3 are resident companies. All 3 are resident companies. Shall we proceed? All right, आगे चलते हैं. Question number 5, dividend payable by an Indian company outside India is, ध्यान से पढ़िए, dividend payable by an Indian company, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम. कोई ऑप्शन दिया हो, अगर इंडियन कंपनी ने डिविडेंड दिया है इसका मतलब वो इंडियन इनकम है. डिविडेंड पेबल बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया हो चाहे इनसाइड इंडिया हो, डिविडेंड इंडियन कंपनी पे कर रही है तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दी होगी, और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लोगों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है. इज इट एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट? यस. टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट? नो. ठीक है, 5A और B हो गया. नॉट टैक्सेबल एट ऑल, या टैक्सेबल होता तो नहीं है इंडिविजुअल के केस में. डी क्या लिखा है? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, यस. एंड एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, यस. गाइस देखिए, परफेक्ट आंसर ये है. क्यों परफेक्ट आंसर है ये मैं आपको सिखा दूं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं है. एक्चुअली कंपनी के हाथ में टैक्सेबल इसलिए है क्योंकि डिविडेंड बांटते वक्त कंपनी को डिविडेंड देना होता है, और उस डिविडेंड का नाम होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT. लिख लीजिए, वहां पे फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना होता है, उसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना होता है, CDT. तो कंपनी उस पर टैक्स देती है 15%, और इसीलिए जब लोगों को पैसा मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन आइए और कर ले. एक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, इट कैरीज बिजनेस इन मुंबई. इंडियन कंपनी है, मुंबई में बिजनेस कर रही है, न्यूयॉर्क में भी कर रही है. द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज लिखा हुआ है, इसको ऑफ मान लीजिए. द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड आउटसाइड इंडिया. 98% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इज फ्रॉम बिजनेस इन न्यूयॉर्क. ये आपको मामू बना रहे हैं. 98 की बजाय 99.99 भी होता ना, 100 भी होता ना, तो भी यार ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है. सारा कंट्रोल न्यूयॉर्क में, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट न्यूयॉर्क में, सारा पैसा आ रहा है न्यूयॉर्क में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इंडियन कंपनी है इसलिए ये रेसिडेंट होगी. टॉपिक क्लोज्ड. फंसाएं, देखें कितना फंसाते हैं. क्लियर? आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक गाइस, मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव. वैसे इसके जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़े से टच में और करे हुए हैं, लेकिन नाउ दीज आर कोर रिसीव्ड एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस पे हम लोग जरा थोड़ी सी अकल अब ज्यादा लगाएंगे, थोड़े अलर्ट बैठ जाइए. अब क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टी और ट्रिकी हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फीस पे कर रही है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ एवरी पर्सन. यार क्यों? क्योंकि वेदर यू आर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी, व्हाटएवर यू आर, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं. तो एक्रूड इन इंडिया हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? एक्रूड इन इंडिया हो गया. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ resident and ordinary resident only, resident but not ordinary resident, non-resident, all of the above. तो इसका आंसर होगा 1 का D. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव. सभी में होगा क्योंकि ये एक्रूड इन इंडिया है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है ना, एक्रूड इन इंडिया हो गया. ठीक है, so guys that was easy one. Question number 2 में आ जाए. The total income of any previous year of a person who is a resident includes all income from whatever source derived which. Income of any previous year of a person who is a resident includes all income from whatever sources derived which is received or deemed to be received in India. Yes. Received and deemed to be received in India, yes. Accrued or arises or deemed to accrue or arise in India, yes. Accrues or arises to him outside India during such year. Outside India, ठीक है, yes. रेजिडेंट के केस में ये भी टैक्सेबल होता है, तो सभी में केस, सभी में टैक्सेबल हो गया, सभी में टैक्सेबल हो गया. तो डी ऑप्शन सही है, इसके में सभी इनकम टैक्सेबल होती हैं. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 3,
The total income of any previous year of a person, I repeat, the total income of any previous year of a person who is a non-resident includes all income from whatever source derived, which the total income of the previous year of a person who is a non-resident includes all income from whatever source derived, which is received or is deemed to be received in India in such year by or on behalf of such person, or accrues or rise to him in India during the previous year. Yes, क्योंकि received हो, deemed to be received हो, is received or deemed to be received outside India. देखिए की पॉइंट क्वेश्चन का पता है क्या है? नॉन रेजिडेंट. और क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ था इसलिए टैक्सेबल है, एक्रू और अराइज इन इंडिया है इसलिए टैक्सेबल है. इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, देखो आउटसाइड इंडिया है, ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन और इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया वाली चीज नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं होती है. क्लॉज सी और डी, क्लॉज सी और डी दोनों के तहत टैक्सेबल नहीं होती है. तो बोथ ए एंड बी टैक्सेबल नहीं होगी, नीदर ए एंड बी टैक्सेबल नहीं होंगी, तो हमारा सही आंसर है ए. गाइस ट्रिकी क्वेश्चन, आई विल गिव यू अ मिनट टू रिकॉल. Question number 4. Acts as per explanation to section 6 subsection 1. The period of 60 days is specified in section 6 subsection 1. 60 days. Dealing with the second basic condition is substituted by 182 days. कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. आई नो आपको ये पता है क्योंकि हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं. तो ये 182 डेज है. क्या है? 182 डेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. तो सेक्शन ही याद कर लो इसी बहाने यार, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी था ना, क्योंकि हमारी कंडीशंस कौन से सेक्शन में दी हुई हैं? बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में. 60 डेज इज इन द सेकंड बेसिक कंडीशन, सब्स्टिट्यूशन में 182 डेज. कौन कौन से केस में ऐसा हुआ है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. द आंसर इज यस. ठीक है ना? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट नहीं यार, सिटीजन लिख के आया था एग्जाम में यार, किताब में सिटीजन आया था. पर्सन रेसिडेंट इंडिया, फिर रेसिडेंट आ गया इन्होंने. अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर. यस, ये सही है. फंसा दिए यार ये लोग तो, है ना? ये सही है सी ऑप्शन. डी भी देख लेते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर सी ही सही होगा. ठीक है, डी भी देख लेते हैं. ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन हम लोग को क्लियर हो गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सप्लेनेशन इतना द पीरियड ऑफ 60 डेज इज सब्स्टिट्यूटेड विद 182 डेज. फिर से देख लें एक बार. पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस. तो देखो एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाली बात सही है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस वाली बात सही है कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए वो बाहर जा रहा है. इन्होंने वर्ड रेसिडेंट यूज कर लिया, लेकिन हमारे रूल में वर्ड सिटीजन यूज हुआ है. दूसरे में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप. क्रू भी इनका सही है आंसर. पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द प्रीवियस ईयर. एक्चुअली क्या है गाइस, इन्होंने वर्ड रेसिडेंट को इंक्लूड कर दिया है वर्ड सिटीजन से, और जहां पे इनको स्पेसिफिकली दिखाना था कि वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वहां पे इन्होंने लिख दिया लेकिन वो सिटीजन है इंडिया का. बेसिकली जितनी चीजें मैंने मार्क करी हैं ये फ्लोरेसेंट से, ये की एरियाज हैं हमारे इस टॉपिक के. एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, मेंबर ऑफ अ क्रू गया है, या विजिट फॉर इंडिया के लिए आया है. तो तीनों केसेस में ये सही माना जाएगा. इन लोगों का क्वेश्चन रेजिडेंट वर्ड पे बेस नहीं कर रहा है. रेजिडेंट है तो ये मान के चल रहे हैं सिटीजन है,
ठीक है ना। और वैसे भी उसमें वर्ड क्या हुआ था, वे मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट सिटीजन, या सिटीजन लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था ना अपना कंडीशन में। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द वर्ड एम्प्लॉयमेंट, क्रू एंड विजिट। ठीक है, आइए ऑप्शन देखें 1 2 3 4। तो इन्होंने कह दिया सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो तीनों ही सही हैं, तीनों ही सही हैं, तो फिलहाल हम लोग इसको 1 2 3 मान ले रहे हैं। क्वेश्चन परफेक्टली ड्राफ्टेड होता अगर वहां पे वर्ड सिटीजन दिया होता, लेकिन क्योंकि रेजिडेंट वर्ड दिया है तो वो कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो फिर तीनों में है, तो इसमें कहीं पे भी ऑप्शन देखिए ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन तो पक्का सही है, और केवल थर्ड ऑप्शन या ऑप्शन में दिया नहीं। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मतलब ये कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको कहीं ना कहीं हिंट दे दिया। अगर इन्होंने कहीं ऑप्शन दिया होता 3 ओनली, तो हम और फंस जाते और हमारा दिमाग तेज चलता। लेकिन 3 ओनली इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसका मतलब द ऑथर, द क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मेकर है, उसका वो इंटेंट नहीं है कि वो आपको फंसाए वर्ड रेसिडेंट और सिटीजन में। वो आपसे 3 कंडीशन चाहता है, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, मेंबर ऑफ द क्रू एंड कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया। इसलिए द बेस्ट आंसर इज 1 2 एंड 3। देखो 1 तो पक्का गलत हो गया ना, 1 and 2 पक्का गलत है। नन ऑफ द अबव इसलिए नहीं है क्योंकि 3 सही था, 3 सही था और 3 इंक्लूडेड है सी में, इसलिए हमने सी ऑप्शन मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रॉयल्टी पेड आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल। रॉयल्टी पे हो रही है, आउटसाइड इंडिया पे हो रही है, और पूछ रहे टैक्सेबल कब होगी। बिना पढ़े सोचिए, रॉयल्टी पेड आउटसाइड इंडिया, एक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल, अर्नड इन इंडिया टैक्सेबल, कंट्रोल्ड इन इंडिया टैक्सेबल इन द केस ऑफ रेसिडेंट, एंड कंट्रोल आउटसाइड इंडिया विल बी टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये क्रक्स ऑफ द टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आइए पढ़ें ये क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं in which of the following cases income by way of royalty payable by a person who is a resident where the royalty is payable in respect of any right, property or information used or services utilized for the purpose of business carried on by such person outside India। रेसिडेंट अगर है तो टैक्सेबल है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन, नहीं ये पेबल बाय अ पर्सन है हु इज अ रेसिडेंट वेयर द रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन आउटसाइड इंडिया। रॉयल्टी इज पेड बाय रेसिडेंट यानी कि एक्रूड इन इंडिया हो गई। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेसिडेंट, कौन पे कर रहा है, नॉन रेसिडेंट। Where the royalty is payable in respect of any right, property or information used or services utilized for the purpose of business carried on by such person in India। तो ये भी accrued in India हो गई, ये भी accrued in India हो गई। Next, income by way of royalty payable by the government, ये भी इंडिया की हो गई। Select the correct answers 1 and 3, 2 and 3, 2 only, 1 2 and 3। फिर से पढ़िए। गाइस ब्यूटीफुल पीस ऑफ क्वेश्चन दिस इज। अगर आप ध्यान दें तो इसमें इन्होंने क्या क्या गेम खेले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको रिव्यू करना पड़ेगा एक बार फिर से। इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन हु इज रेसिडेंट। देखो पेबल, पेमेंट करने वाला रेसिडेंट है। मान लो टाटा कंपनी किसी को रॉयल्टी पे कर रही है, हु इज रेसिडेंट, तो टाटा कंपनी तो रेसिडेंट है, तो कमाई टाटा की तो है नहीं, टाटा का तो एक्सपेंडिचर है ना। Where royalty is payable in respect of any right, property or information used or service utilized for the purpose of a business carried on by such person outside India। सुनिएगा ध्यान से,
टाटा ने अपना एक शोरूम खोला दुबई में, वहां का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना है, तो दुबई की फर्म को पेमेंट किया, तो दुबई की फर्म के लिए इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, और दुबई की फर्म कौन है? नॉन रेजिडेंट है। तो पेमेंट करने वाले को नहीं, पेमेंट रिसीव करने वाले की बात होती है गाइस। तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ जाए, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, पेबल बाय अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, where royalties payable in respect of any right property etc carried on by such person in India। अच्छा, तो इंडिया में अगर काम हो रहा है तो ये accrued in India हो गई, ये क्या हो गई? accrued in India हो गई, accrued in India टैक्सेबल हो जाएगी, और यहां इंडियन गवर्नमेंट है तो ये भी तो टैक्सेबल हो ही जाएगी। तो दो सही है, एक गलत है, तो राइट आंसर इज 2 and 3 ओनली। ये मास्टरपीस क्वेश्चन गाइस, करने में टाइम लगेगा। इज नॉट अ 1 minute क्वेश्चन, इट इज अ 2 to 3 minute क्वेश्चन एंड इट विल टेक टाइम टू गिव द राइट आंसर। वेरी ट्रिकी, वेरी नाइस क्वेश्चन। आगे चलें, few more questions for you guys, few more। income from business in Canada, business कहां है? कनाडा में। controlled from Canada is taxable in case of, मतलब इनकम कनाडा में हो रहा है और कंट्रोल भी कनाडा में हो रहा है, फोर्थ क्लॉज लग गया, केवल रेसिडेंट के केस में ही टैक्सेबल होगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली यस, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नो, नॉन रेसिडेंट नो, ऑल ऑफ द अबव नो। तो 1 का आंसर हो गया ए, दैट वाज अ इजी वन। Question number 2, dividend from Australian company received in Australia, तो accrued outside India, received outside India, is taxable in case of, again resident and ordinary resident। तो हमारा 2 का आंसर, dividend from Australian company received in Australia in the year 2015 brought to India। अरे जरा सा बस सांस ले लो, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। फिफ्थ क्लॉज गाइस, फिफ्थ क्लॉज, not taxable in the hands of anyone, not taxable in the hands of anyone। wow, what a question। जल्दीबाजी में टिक हो जाता अभी, बढ़िया क्वेश्चन है ना। brought to India, fifth clause, income of the past years remitted to India in the current year is not taxable। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये कैसा क्वेश्चन है? डिजाइनदार क्वेश्चन है तो यार, आइए करें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, लिखा है वंस अ पर्सन इज रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर ही शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो। नो, हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकाला जाता है, हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग निकाला जाता है। A resident in India cannot become resident in any other country for the same assessment year। He can become, हम लोग ने डिस्कस किया था ना, 182 दिन इंडिया में रह लिया और 182 दिन श्रीलंका में रह लिया, तो दोनों में रेजिडेंट हो सकता है, तो he can become। A foreign company is always non-resident in India, ऐसा नहीं है। फॉरेन कंपनी अगर गाना इंडिया में गाती है, अरे मजाक कर रहा हूँ, पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट हो जाएगी, इसका मतलब ये गलत हो गया। सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल। अरे इट इज टैक्सेबल बिकॉज इट इज एक्रूड इन इंडिया। तो चारों गलत हो गए। वाह यार, क्या बढ़िया तरीका है क्वेश्चन पूछने का। कह रहे हैं बताइए इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो पहला ट्रू है क्या? नो। दूसरा फॉल्स, ये कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? अरे हाँ, ये डी ऑप्शन। चारों गलत हैं सांबा, देखे ना, चारों गलत हैं गाइस। अ वेरी वेरी नाइस वे टू प्रेजेंट द क्वेश्चन, नाइसली ड्राफ्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4।
Which of the following statement is correct in relation to determination of residential status of an individual? Which of the following statement is correct in relation to determination of residential status of an individual? बड़ा भी करते हैं इसको थोड़ा. So guys, question हमारा clear हो गया है कि which of the following statement is correct in relation to determination of the residential status of an individual? आगे चलते हैं, options देखते हैं. तो individual का question था, individual. The period of stay is compulsorily required to active and continuous. Continuous नहीं चाहिए होती है. टुकड़ों टुकड़ों में आप इंडिया आ जा सकते हैं. आवर वाली बात बताई थी ना, 12 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे सब जोड़ दिए जाएंगे. फिर where an individual is in India for a part of the day for less than 12 hours out of 24 hours, he will be considered to be stayed in India. नहीं, 24 घंटे को वनडे मानते हैं, तो ये भी गलत हो गया. An Indian citizen is always treated as resident, ये भी गलत हो गया. Select the correct answer. लो, तो करेक्ट आंसर कोई है ही नहीं, तीनों गलत हैं. None of the above is right, guys. वाओ, चैप्टर तो अब समझ में आ रहा है. जितना आसानी से हम लोग बैठे हुए थे उतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, मजे का ट्रिकी आता है. Which of the following shall be deemed to accrue or arise in India? इनमें से कौन accrue और arise in India कर रहा है? Which of the following is said to be deemed to accrue or arise in India? Number one, income earned by non-resident engaged in business of running a news agency. पहली बात तो income earned by a non-resident engaged in business of running a news agency or of publishing newspaper, magazines or journals from activities which are confined to the collection of news and views in India for transmission outside India. तो ये कोई धंधा पानी इंडिया में नहीं हो रहा है, ठीक है ना. और नॉन रेजिडेंट है, आया 2-4 फोटो खींच के इंडिया से बाहर चला गया, तो ये कोई इनकम अभी इंडिया में टैक्सेबल नहीं हुई, ठीक है. नेक्स्ट, इनकम अर्नड बाय अ नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, ये एक्रू इन इंडिया हो गया, ये एक्रू इन इंडिया हो गया. Income from operations which are confined to the shooting of any cinematograph film in India, only shooting, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टैक्सेबल नहीं हुआ, ठीक है ना. तो पूछना which of the following shall be deemed to accrue or arise in India. अच्छा, ये देखिए, इसमें सिर्फ परचेज हो रहा है. मान लो कोई भी सैलानी आया, कुछ माल खरीद के ले गया, यहां बेचा नहीं उसने. अगर यहां परचेज की बजाय ट्रेड लिखता तो एक्रू होता. तो ये तीनों ही एक्रू और अराइज नहीं हो रहे हैं, तीनों ही एक्रू और अराइज नहीं हो रहे हैं. Is that fine? The question is done. One more question, guys, for you. Income which accrues or arises outside India, income which accrues or arises outside India but received directly in India are taxable in case of, I repeat, income which accrues or arises outside India but received directly in India, receive हो गई ना, is taxable in case of. सभी में होती है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यस, नॉट ऑर्डिनरी यस, नॉन रेजिडेंट यस, ऑल ऑफ द अबव यस. तो गाइस द बेस्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. दैट वाज अ इजी वन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड. ये देखो, अब सेक्शन अगर एग्जाम में आएगा तो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन पे तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है ना. सेक्शन 6 तो याद है यार, वो बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन. 7 में कुछ था नहीं, 9 था नहीं, तो गाइस 8 बाय डिफॉल्ट हो गया. बाकी आप चेक कर लीजिएगा
अपनी किताब में सेक्शन 80 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है डीम टू बी रिसीव्ड। अब है डीम टू बी एक्रूड। रिसीव पहले आता है, एक्रूड बाद में आता है, तो एक सेक्शन बस आगे बढ़ जाएंगे, एक सेक्शन आगे बढ़ जाएंगे, सेक्शन 9 हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, एक ही बार सही सेक्शन क्लियर तो हुआ हम लोग को हमेशा के लिए। ऐसे ये क्वेश्चन सामने ना आता तो शायद आप कभी इस चीज को मेमोराइज ना करते, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। Which of the following type of income is taxable in the hands of person who is ordinary resident? I repeat, which of the following type of income is taxable in the hands of a person who is an ordinary resident? टेक्निकली देखें तो यार ऑर्डिनरी रेजिडेंट में सभी टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। तो आइए देखें, which of the following type of income is taxable in the hands of a person who is a ordinary resident? Resident and ordinary resident. Income received or is deemed to be received in India taxable है, हाँ है। Income which accrues or arises or is deemed to accrue or arise in India taxable है, हाँ है। Income received in India from business situated outside India but controlled, कहीं पे भी वो ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होता है ना, बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल है, हाँ है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड इज रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है। ऑप्शन देखें, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया हम लोग को, 1 2 3 4 टैक्सेबल है। तो हम लोगों ने देख लिया था 1 2 3 4 टैक्सेबल है, 5th टैक्सेबल नहीं है। और वो कौन से ऑप्शन में दिया है? वो दिया है बी ऑप्शन में। ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन। ठीक है, काफी क्वेश्चंस हो गए गाइस। थोड़ा सा एक और पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2-3 करते हैं डिफरेंट टाइप का, फिर ये एमसीक्यू सेशन ऑफ करते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन गाइस सेक्शन वाले आपका बीपी ऊपर नीचे करने के लिए, बट डोंट वरी, इतनी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत है, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा एग्जाम में कुछ। सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद रेजिडेंशियल स्टेटस, तो सेक्शन 6 है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यही लग रहा है। एडिशनल कंडीशंस भी 6 में ही दिया है। डीम टू बी रिसीव तो अभी हम लोगों ने देखा 8-9 के आसपास दिया हुआ है, तो यानी कि केवल एक ही बाय डिफॉल्ट बचता है हमारा, वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। एक्टिविटीज दैट नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया आर स्पेसिफाइड इन, ये आपके लिए जरा थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे बिना बुक को रेफर करे। प्लीज पेजेस पलटिए जरा किताब के और देखिए बिजनेस कनेक्शन कहां दिया हुआ है। 8 में तो दिया नहीं होगा और 10 में भी नहीं दिया होगा, 9 या 9A में दिया होगा बिजनेस कनेक्शन। और क्योंकि बिजनेस कनेक्शन एक बहुत छोटी सी चीज है, सब पार्ट है, तो 9A में दिया होगा। चेक कीजिए प्लीज आप एक बार। यस, 9A में दिया है ना। चलिए गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, वन मोर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो। अरे वाह, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेटर निकाल लीजिए अपने टेबल पे, वैसे आप सेल्फ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ मिस्टर ई फॉर प्रीवियस ईयर 18-19। रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2,40,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न इन अफगानिस्तान आउट ऑफ विच 1.5 लाख इज रिसीव्ड इन इंडिया। बिजनेस अफगानिस्तान में है, यानी कि अर्नड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन 1.5 लाख इंडिया में रिसीव हो रहा है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में 240 टैक्सेबल हो गया, इसमें 2.5 लाख में से 1.5 लाख टैक्सेबल हो गया रिसीविंग की वजह से। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड इन इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। एक मिनट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल हो गया सभी में। तो 240 प्लस 2 440, 440 और 1.5 लाख, 4,40,000 प्लस 1,50,000 हो गया 6,90,000। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में 6,90,000
टैक्सेबल हो गया, तो ये 3 ऑप्शन सही हो गए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के। नॉट ऑर्डिनरी में इनमें से कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा? देखिए 240 तीनों में टैक्सेबल है और 2 लाख तीनों में टैक्सेबल है, यानी कि हो गया 4,40,000, ये तीनों में टैक्सेबल है। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में अर्नड इन अफगानिस्तान है, आउट ऑफ विच 1.5 लाख इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो नॉट ऑर्डिनरी में देखिए 240 तो टैक्सेबल हो गया, 1.5 लाख भी टैक्सेबल हो गया, और अगर ये 2 लाख भी टैक्सेबल कर दें तो 2 2 4 5 90, 5 90 टैक्सेबल हो गया। तो 5 90 तो इसी में है, और तो किसी में 5 90 है नहीं, ठीक है ना। और नॉन रेजिडेंट में क्या टैक्सेबल है? नॉन रेजिडेंट में ये 240 टैक्सेबल है, हाँ है। ये 1.5 टैक्सेबल है, हाँ है। ये 2 टैक्सेबल है, हाँ है। इसमें एक्चुअली ये भी 590 ही होगा, यहां पे कंट्रोलिंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा साइलेंट हो गया। और ये 1 लाख रुपए रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया और कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, हमने दोनों में ही टैक्सेबल नहीं लिखी है, मान के चल रहे हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, आउटसाइड है। तो जो 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख रुपए हैं, ये हम नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट में टैक्सेबल नहीं मान रहे हैं, और 2 2 4 2 6 6 90 ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल मान लिया, 5 90 और 5 90। क्लियर है ना। सिर्फ 1 लाख रुपया ऐसा है, 1 लाख रुपीज ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट में टैक्सेबल है, बाकी किसी में भी टैक्सेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सी और डी रॉन्ग हो गए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ऐसे 2-3 क्वेश्चन गाइस वीकेएस में दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दिस इज टुडेज one more yet another power pack session of a lot number of MCQs, lot number of MCQs। और ये जो MCQs हम लोगों ने आज इतने सारे प्रैक्टिस करे गाइस, इनको बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार इस क्लास को और स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो अपनी स्पीड में किया है, मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करा दिए आपको। कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे, मेजॉरिटी तो खैर 99% बैठ गए होंगे, बट दिस सेशन इज वर्थ इनफ कि आप इसको एक बार स्टडी और कर लें किसी भी दिन बैठ के रिवीजन के मोड पे। तो जितने भी ये हम लोगों ने 25-50 क्वेश्चंस करे एमसीक्यू के, दीज आर गोइंग टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी नाइसली। नेक्स्ट टर्न तक आप लोग मुझे अपने सारे के सारे डाउट्स बता दीजिएगा पॉइंट वाइज। पैरा नंबर लाइन हाईलाइट कर दीजिएगा, डाउट पैरा नंबर क्वेश्चन नंबर लाइन हाईलाइट कर दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे एक डाउट सेशन इस चैप्टर का और ले लेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फुल पैक हो जाएगा। एंड गेट रेडी फॉर अ टेस्ट ऑन दिस चैप्टर वेरी सून। टेस्ट कैसे होगा, क्या होगा, यू विल बी अपडेटेड in upcoming days. Thank you.